हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनीज। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा था। आज हम टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे आज के टॉपिक में कंटेंट्स हैं वो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फॉस्फेट्स, और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। इसी तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और यूरिया, और टिब्यूलर मैक्सिमम, फिल्टर लोड, रीनल थ्रेशोल्ड, हमारी ये हेडिंग्स होंगी। अच्छा जी, अब देखें जी, किडनीज़ के जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तीन बेसिक प्रोसेसेस करते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और एक टिब्यूलर सिक्रीशन। इन तीन प्रोसेसेस के रिज़ल्ट में यूरिन बनता है। अब एक किडनी में 10 मिलियन नेफ्रॉन है। जो एक नेफ्रॉन काम करेगा वो ही किडनी का फंक्शन होगा। इसी वजह से हम नेफ्रॉन्स को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलस से सब्सटेंसेस अंडर द एक्शन ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से जो सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन होती है और उनकी रेगुलेशन, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है? टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में हम ये कहते हैं कि रीनल टिब्यूल्स में से सब्सटेंसेस का वापस किडनी की कैपिलरीज में जाना। मोस्टली जो 70 to 80% नेफ्रॉन होते हैं वो कार्टिक्यूलर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उनकी कैपिलरीज को पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहा जाता है। यानी रीनल टिब्यूल्स में से सब्सटेंसेस का वापस पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में वापस जाना, यानी ब्लड में वापस जाना। तो देखें, ये सिंपल सी बात है। अब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे जिन्हें बॉडी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने आगे प्रोसीड करना है और उन्होंने कलेक्टिंग डक्ट से होके फिर रीनल पेल्वस और यूरिटर्स और फिर ब्लैडर की तरफ जाना है। अब जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उन्होंने जो है यूरिन के पाथ को नहीं फॉलो करना, बल्कि उन्होंने वापस पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में आना है। तो यही प्रोसेस है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स बैक इनटू द ब्लड। अब देखें जी, ये हमारे पास जो है एक टेबल है, यानी ये जो हमारे पास एक परसेंटेज जो फिल्टर्ड सब्सटेंसेस है उसकी फेट हमने बताई है कि 100% में से कितने वो एब्ज़ॉर्ब हुए और कितने एक्सक्रीट हुए। तो देखें, वाटर 99% रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जस्ट 1% जो है वो रीनल टिब्यूल से हो के तो यूरिन में पास आउट होगा। इसी तरह से ही सोडियम जो फिल्टर होता है उसका 99.5% रीअब्ज़ॉर्ब होगा, जस्ट 0.5% यूरिन में एक्सक्रीट होगा। ग्लूकोज 100% जो फिल्टर हुआ है वो 100% ही रीअब्ज़ॉर्ब होगा। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ग्लूकोज यूरिन में पास नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई डायबिटिक पेशेंट ना हो या कोई और एबनॉर्मेलिटी किडनी में ना हो। इसी तरह से यूरिया 50, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ये 50% जो है ये रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और 50% ये एक्सक्रीट होगा। अब इसी तरह से ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, तो अब ये वेस्ट्स हैं, ठीक है, टॉक्सिक हैं, ये रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होते, ये टोटली जो है फिल्ट्रेशन के बाद एक्सक्रीट होंगे। अमीनो एसिड्स ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो नॉर्मली ये यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होंगे। ये जितनी भी फिल्ट्रेशन हुई थी सारे के सारे क्या होंगे, रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। अब जो हमने स्टार्ट में भी ट्रांसएपिथेलियल ट्रांसपोर्ट की बात की थी, ये 5 स्टेप्स होते हैं, ये 5 बैरियर्स होते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस ने जो रीनल टिब्यूल्स के ल्यूमन से होके फिर इन सेल्स को क्रॉस करना, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करना, फिर फाइनली कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करना और फिर प्लाज्मा में एंट्री हासिल करना, इसके लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिन्हें ट्रांसएपिथेलियल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब ये जो टिब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन का जो पोर्शन
जो ल्यूमन को फेस कर रहा होता है, इसे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब बाकी जो इनकी ये जो लेटरल साइड्स हैं और ये वाला पोर्शन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फेस कर रहा है, तो फिर इसे मिला के बेजो लेटरल मेम्ब्रेन कह दिया जाता है। तो देखें, ये बेजो लेटरल मेम्ब्रेन, ये एपिथेलियल सेल्स आपस में टाइट जंक्शंस की मदद से कनेक्टेड होते हैं। अब स्वाई वाटर के जो ल्यूमेन से होता हुआ टाइट जंक्शन से होके इन लेटरल स्पेसेस में जा सकता है, यानी इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंट्री गेन कर सकता है, और कोई भी सब्सटेंस जो है वो ल्यूमेन से होता हुआ या इन टाइट जंक्शंस को पास करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं आ सकता। इवन कोई भी सब्सटेंस वो सेल टू सेल भी मूव नहीं कर सकता स्वाई वाटर के। अब देखें जी, सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस ने जिसने रीअब्जॉर्ब होना है वो ल्यूमन से जो है वो इस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये नंबर 2 बॉटम पे दिया होगा, उस सेल ने इस एपिथेलियल सेल के साइटोसोल को क्रॉस करना है, ये सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में या तो उसने इस बेजल पोर्शन को सेल मेम्ब्रेन के या फिर इस लेटरल पोर्शन को क्रॉस करना है, यानी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ये थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में उस सब्सटेंस ने इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करना है, और फिफ्थ स्टेप में वो इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी की वॉल्स को क्रॉस करेगा, तो तब उसकी ब्लड में एंट्री होगी। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए, किसी भी सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन के लिए उसे इन बैरियर्स को क्रॉस करना होगा। अब जी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है वो सोडियम है। उसका रीज़न ये होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को फिर वाटर फॉलो करता है, क्लोराइड्स फॉलो करते हैं, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन पे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। यानी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन पे क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन और अमीनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी। अब इसकी रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन होती है उस पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप लगा होता है। अब किडनी जितनी भी एनर्जी का जो है एक्सपेंस करते हैं, यानी किडनी के एनर्जी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो जितने भी एटीपीज यूज़ करते हैं, उसका 80% यूटिलाइज होता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होगी, और फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होगी। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। इसी तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। सबसे ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन 67% जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, और जो असेंडिंग लिम्ब है, यानी ये पोर्शन असेंडिंग लिम्ब, इधर 25% होगी, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 8%। अब जो है ये जो 67% रीअब्जॉर्प्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, देखें इसकी रीअब्जॉर्प्शन से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। एक्चुअली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के सिम्पोर्टर्स लगे होते हैं, यानी जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो उसी ट्रांसपोर्ट कैरियर के ऊपर ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसी तरह से एक और कैरियर होगा जहाँ पे सोडियम अटैच होगा तो साथ अमीनो एसिड्स भी अटैच होंगे, क्योंकि ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक स्पेसिफिसिटी, सैचुरेशन और कंपटीशन। अब इसी तरह से वाटर, क्लोराइड और यूरिया ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं। अब जो 25% जो असेंडिंग लिम्ब में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो इससे अकॉर्डिंग टू दी नीड यूरिन ने या तो कंसनट्रेट होना होता है या डाइल्यूट होना होता है। फिर ये काउंटर करंट जो एक मैकेनिज़्म है किडनीज़ में, ये उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे 2 हार्मोन्स एक्ट कर सकते हैं, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ये अंडर द एक्शन ऑफ
जो है क्या होगी, हार्मोन्स होगी। मोस्टली जो उधर होता है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होगा जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप को इंक्रीज़ करवा देगा। अब देखें जी, सोडियम इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग लिम्ब में इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाटर फॉलो करेगा सोडियम की जो है रीअब्जॉर्प्शन को। ये पैसिव वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो पैसिव होगी। आगे हम डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होते हैं। अब देखें जी, ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे ये सोडियम पोटासियम एटीपेस पंप लगा हुआ है। अब विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स सोडियम और पोटासियम की मूवमेंट होती है, क्योंकि इनसाइड सोडियम ज़्यादा होता है, इनसाइड पोटासियम ज़्यादा होता है, आउटसाइड पोटासियम कम होगा। अब ये पोटासियम अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होता है, सेल्स के अंदर सोडियम कम होगा। ये अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली फॉर एवरी 3 सोडियम दैट गोज़ आउट 2 पोटेशियम मूव्स इन। तो जब ये पोटेशियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करेंगे तो एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम ज़्यादा था, लेकिन और ज़्यादा सोडियम जो है सेल से बाहर आ गया। तो ये ट्यूब्यूलर सेल्स में सोडियम की डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से सोडियम ल्यूमेन से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे तो हमने सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। ये जो चैनल्स होंगे ये सिम्पोर्टर्स होंगे। इनके साथ जब सोडियम मूव करेगा तो साथ ग्लूकोज भी मूव करेगा, और इसी तरह से जब सोडियम मूव करेगा तो फिर साथ अमीनो एसिड्स भी मूव करेंगे। तो फिर इस तरह से जो है यहाँ पे सोडियम आएगा। फिर सोडियम जो है, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन इस पंप ने जनरेट की है, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, तो फिर ये सोडियम्स जो हैं इस बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ऑलरेडी ज़्यादा थी। सोडियम पोटासियम एटीपेस पंप ने यहाँ पे कंसंट्रेशन को मज़ीद बढ़ा दिया, तो फिर सोडियम अपने हाई लेवल से लो लेवल यानी ब्लड की तरफ चले जाते हैं। तो हमने ये कहा था 99.9% सोडियम की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। अब देखें जी, अब सोडियम की जो है सोडियम की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है, जो रीअब्जॉर्प्शन हुई है, इस पे क्लोराइड भी डिपेंड करेगा। क्योंकि जूँ ही सोडियम ट्यूब्यूलर सेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो ल्यूमेन में सोडियम की तादाद कम है, जब यहाँ पे सेल्स के अंदर सोडियम की तादाद बढ़ती जाएगी तो ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है फेवर करेगा कि क्लोराइड इनसाइड मूव करें। तो फिर क्लोराइड की सेल्स में तादाद बढ़ती जाती है। फिर ये अपने हाई लेवल से लो लेवल यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर यहाँ पे क्लोराइड ज़्यादा होंगे, फिर ये मूव करते हुए कैपिलरीज में चले जाएंगे। यानी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन से की वजह से ही क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, यानी क्लोराइड्स ने सोडियम को फॉलो किया है। अब देखें जी, ये एक डायग्राम है जिसमें हम वाटर की पैसिव मूवमेंट की बात करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे ट्यूब्यूलर सेल्स में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की वजह से, और जो लेटरल स्पेसेस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सोडियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी, सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखें वाटर जो है, वाटर यहाँ से जो टाइट जंक्शन से भी मूव करके इन लेटरल स्पेसेस में आ सकता है। दूसरा ये है कि एक्वापोरन्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होंगी, जो प्रोटीन चैनल्स हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वाटर की चैनल्स होती हैं, जो एक्वापोरन्स होती हैं, ये ऑलवेज ओपन होती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्वापोरन्स ऑलवेज ओपन होती हैं, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एक्वापोरन्स वो क्लोज स्टेट में होती हैं। फिर जो है अंडर द एक्शन ऑफ ADH जो है वो एक्वापोरन्स ओपन होंगी। तो जो मेजर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है अबाउट 67% वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है।
तो अब देखें यहाँ पे जो ही सोडियम की कंसंट्रेशन सेल्स में ज़्यादा होगी, सल्यूट्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हाइपर टॉनिक एनवायरनमेंट होगी, तो वाटर फिर यहाँ से हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा, यानी यहाँ पे सिंपली वाटर की ऑस्मोसिस होगी। फिर वाटर जब बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब आएगा तो यहाँ पे वाटर बढ़ता जाएगा। जूँ जूँ यहाँ पे वाटर बढ़ेगा, वाटर यहाँ पे मूव करता हुआ आएगा, तो इधर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से वाटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की तरफ आएगा। यहाँ पे लेबलिंग नहीं है, एक्चुअली पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जो है जो प्रोटीन्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोटीन्स की जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बहुत सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा होता है। यहाँ पे प्रोटीन्स की हाई कंसंट्रेशन की वजह से प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो वाटर को पुल करेगा, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की तरफ जो वाटर की मूवमेंट होगी, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऐसे पुश करेगा और कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऐसे पुल करेगा। तो इस तरह से वाटर की जो ये मूवमेंट है ओवरऑल ये पैसिव मूवमेंट है। अब देखें जी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर जो लूप ऑफ हेनले है ये इम्परमिएबल होती है। तो वाटर के लिए आप परसेंटेजेस याद रख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो तकरीबन 67%, लूप ऑफ हेनले में जो इसकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो 15%, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डिसेंडिंग लिम्ब में, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हैं वाटर वहाँ से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी वो 20%। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन है, वो क्या है जी, ADH वेजोप्रेसिन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एक्वापोरन्स होती हैं, जो वाटर की चैनल्स होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, ये हमेशा ओपन रहती हैं, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में जो एक्वापोरन्स 2 जो चैनल्स हैं इन ये क्लोज होती हैं। फिर वेजोप्रेसिन के एक्शन की वजह से जब वेजोप्रेसिन आके कलेक्टिंग डक्ट्स पे और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे एक्ट करेगा तो उस वक्त ये एक्वापोरन्स ओपन होंगी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स की और कलेक्टिंग डक्ट्स की वाटर के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो है जो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, यानी जो मेमेलियन किडनी की जो रीनल टिब्यूल्स होती हैं ये 99% ऑफ सॉल्ट एंड वाटर जो है ये उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, जस्ट 1% यूरिन में जाएगा, और इसी तरह से ही ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स 100% अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो मेजर जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में हो जाती है, क्योंकि इनकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके पास माइक्रोविलाई होंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा और तकरीबन 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट है कि किसी भी सब्सटेंस को रीनल टिब्यूल के सेल्स यानी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, फिर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करना है, फिर कैपिलरी वॉल को क्रॉस करना है। तो रीअब्जॉर्प्शन पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। अब देखें जी यहाँ पे तो जो ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फॉर एवरी 3 सोडियम दैट गोज आउट ओनली जो है 2 पोटेशियम्स मूव इन। तो यहाँ पे गो के एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होती इसी तरह से ही है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो एक्चुअली बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे होगा। अब एनर्जी के एक्सपेंसेस यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जब यहाँ पे सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि सोडियम इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, इधर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है,
तो ल्यूमेन से सोडियम अपने कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर आएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है इसके इसके साथ सोडियम भी बाइंड कर सकता है और ग्लूकोज भी बाइंड करेगा, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, तो ये एक सिम पोर्टर है। एक्चुअली एनर्जी का एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के जो 5 स्टेप्स हैं उनमें से कोई एक स्टेप जिस पे एनर्जी के एक्सपेंसेस हो जाएं तो ओवरऑल प्रोसेस को हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे। तो एक्चुअली डायरेक्ट एनर्जी का एक्सपेंस तो यहाँ पे हुआ है, इधर नहीं हुआ, लेकिन इस जो एनर्जी का जो एक्सपेंस इस जगह पे हुआ है उसकी वजह से ग्लूकोज भी ल्यूमेन से मूव करके सेल के अंदर आया है। तो इसे हम फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं यहाँ पे, यानी जो ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है और जो सोडियम की ल्यूमेन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्चुअली जो आपके पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो तो जस्ट ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे हुई है। तो ये जो हमने कंटेंट्स में स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो है डायरेक्टली एनर्जी किसी और पॉइंट पे लग रही हो लेकिन उसी की वजह से फिर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसे फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे एक एनालॉजी भी एक्सप्लेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक पंप के थ्रू अगेंस्ट दी ग्रेविटी वाटर को आप मूव करवाते हैं, वाटर एक सर्टन हाइट पे जाता है, फिर आप उस वाटर को जो है रिलीज़ करवा देते हैं, वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा। तो नीचे आप कोई व्हील लगा दें, वाटर जो है अपनी उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उस व्हील को मूव करवाए और वो व्हील जो है मूव करना शुरू कर दे। अब उस व्हील के साथ कोई डिगिंग ऑपरेटर्स हो, जब वो व्हील मूव करेगा तो वो अपनी उस मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और उसके साथ कोई डिगिंग ऑपरेटर्स हो तो वो डिगिंग स्टार्ट कर दे। एक्चुअली उस व्हील के मूव करने से जो डिगिंग हो रही है उस व्हील के साथ जो ऑपरेटर्स अटैच है जो डिगिंग कर रहा है, तो ये आपके पास सेकेंडरी किस्म की जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है या सेकेंडरी मूवमेंट हो रही है। एक्चुअली एनर्जी तो आपने फर्स्ट स्टेप में लगाई थी जब आप वाटर को अगेंस्ट दी ग्रेविटी लेके गए थे। तो ये हमारे पास ग्लूकोज की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह से ही जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में एक और कैरियर होगा जहाँ पे सोडियम के साथ जो है अमीनो एसिड्स की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और वो मूव करेंगे। तो यही वजह होती है सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो है ये हम वाटर की जो पैसिव मूवमेंट ऑलरेडी हम ऑस्मोसिस ऑफ वाटर को डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब जी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, इन्हें यूरिन में नहीं जाना चाहिए, तो ये जितने फ़िल्टर होते हैं ये उतने ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी 100% जो है ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इनकी कंसनट्रेशन होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था सिम पोर्टर होते हैं। ठीक है, एपिकल मेम्ब्रेन या फिर आप इसे कहें कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जो सोडियम जो है डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी अपनी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहा होता है, तो साथ उसी कैरियर प्रोटीन के साथ ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। एक्चुअली जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो ये बेसोलेटरल के मेम्ब्रेन के सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप होते हैं। एक दफ़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाएं तो फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे फिर कैरियर्स होंगे जहाँ पे जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। एक्चुअली वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, यानी आप इस डायग्राम में देखें कि ये जो पोर्शन होगा ये पहले क्योंकि ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम और ग्लूकोज ने अटैच किया, फिर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा यानी रोटेट करेगा। इसकी जो साइड अब ल्यूमेन को फेस कर रही है फिर वो सेल की इनसाइड को फेस करेगी और ये साइड जो है जो इनसाइड को फेस कर रही है फिर ये आउटसाइड को फेस करेगी, यानी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगी। ये 180 डिग्रीज पे रोटेट करेगा। सिमिलरली जो है ये ग्लूकोज वगैरह जब इस कैरियर प्रोटीन के साथ आके अटैच हुए थे तो फिर ये भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा, तो ग्लूकोज जो हैं इनसाइड दी सेल फ्रॉम इनसाइड दी सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे। अब जो है
जो एक्टिवली जिन सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है सिवाय सोडियम के, उनके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहा जाता है ट्यूब्यूलर मैक्सिमम। जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं इनकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक ये है कि सेचूरेशन, एक है कंपटीशन और एक है स्पेसिफिसिटी। यानी कोई भी सब्सटेंस जो फिल्टर हो के ल्यूमेन में चला गया है, अब जितने उसके कैरियर प्रोटीन्स होंगे तो उतनी अमाउंट में ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जब ये कैरियर प्रोटीन से उस सब्सटेंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो मज़ीद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी, फिर वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जब कैरियर प्रोटीन्स सैचुरेट हो जाएं तो उस वक्त ये कंडीशन आ जाती है जिसे ट्यूब्यूलर मैक्सिमम कहा जाता है। यानी प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर्स एग्जिबिट सैचुरेशन, यानी जो प्रोटीन कैरियर्स होंगे जब वो मैक्सिमम उनकी सैचुरेशन हो जाती है, उसके बाद फिर जिस सब्सटेंस के लिए वो कैरियर्स होंगे उसे वो ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएंगे और वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यानी ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन डायबिटीज़ मेलेटस। डायबिटीज़ मेलेटस में ग्लूकोज की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो जाती है, उसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब ग्लूकोज जो फ़िल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आएगा, ऑब्वियसली वो प्लाज्मा से ही फ़िल्टर होगा और यूनिट टाइम में जो उसका फ़िल्ट्रेशन का रेट होता है उसे हम फ़िल्टर लोड कहा जाता है। और सिर्फ ग्लूकोज की हम बात करें तो फिर ये फ़िल्टर्ड ग्लूकोज लोड हो जाएगा। तो अगर ये टीएम को एक्सीड कर जाए, ग्लूकोज का फ़िल्टर लोड ट्यूब्यूलर मैक्सिमम को एक्सीड कर जाए, फिर इसकी ये ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ये अपीयर होता है यानी फ़िल्टर लोड जो है वो ट्यूब्यूलर मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है तो उसे फिर रीनल थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है। ये अभी हम फ़िल्टर लोड, ट्यूब्यूलर मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। और अगर ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाए तो इसे एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ किया जाता है फॉर डायबिटीज़ मेलेटस। वैसे तो ग्लूकोज की जो है ब्लड लेवल जो है मेजर किया जाता है, लेकिन ये भी एक आसान टेस्ट है कि आप यूरिन में अगर ग्लूकोज आना शुरू हो जाए तो ये एक इंडिकेशन होती है कि डायबिटीज़ मेलेटस से पर्सन सफ़र कर रहा है। अब जो फास्फेट्स हैं, फास्फेट्स का जो रीनल थ्रेशहोल्ड होता है ये प्लाज्मा के इक्वल ही होता है। यानी किडनीज़ जो है फास्फेट के लेवल को रेगुलेट करते हैं। यानी जब कभी भी एक्स्ट्रा फास्फेट्स की इंजेक्शन हो जाए तो फिर किडनीज़ जो है उन्हें एक्स्ट्रा फास्फेट्स को रीअब्ज़ॉर्ब नहीं करते, वो एक्स्ट्रा फास्फेट्स यूरिन में जाएंगे। और दूसरा ये फास्फेट्स और कैल्शियम जो हैं ये इनकी रेगुलेशन जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स भी होती है। अब देखें जी, ये ग्लूकोज इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड शोज ट्यूब्यूलर मैक्सिमम। ट्यूब्यूलर मैक्सिमम किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी होती है जब इसका जो कैरियर प्रोटीन होता है वो जब मैक्सिमम सैचुरेट हो जाए, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय इट्स कैरियर प्रोटीन व्हेन इट गेट्स सैचुरेटेड। यानी जब किसी भी कैरियर प्रोटीन की सैचुरेशन हो जाए उसके बाद जो उसकी क्वांटिटी होगी वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो एक्सेस अमाउंट होगी जो यूरिन में पास आउट होगी। तो जिनके लिए कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के लिए वो ट्यूब्यूलर मैक्सिमम शो करते हैं सिवाय सोडियम के। नेक्स्ट जी, फिल्टर्ड लोड, यानी क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम। यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही होती है उस वक्त जो है यूनिट टाइम में किसी एक इंडिविजुअल सब्सटेंस की जो फिल्ट्रेशन है उसे हम फिल्टर्ड लोड कहते हैं। यानी फिल्टर्ड लोड ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू द जीएफआर। यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है इसका जो प्रोडक्ट होगा ये फिल्टर लोड आएगा। अब देखें जी, जो नॉर्मल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है हमारे ब्लड में वो 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड है
और जो हमारे पास GFR है वो 125 ml पर मिनट है। अब ये आपस में जो है इनकी कैंसलेशन हो गई और ये ml के साथ इसकी कैंसलेशन हो गई। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 125 mg पर मिनट आई है। यानी जब GFR 125 ml पर मिनट हो तो उस वक्त ग्लूकोज का जो फिल्टर्ड लोड होता है वो 125 mg ऑफ ग्लूकोज पर मिनट। तो इसी तरह से ही हर सब्सटेंस की अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन का पता हो और GFR को अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें 125 ml तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से आप उस सब्सटेंस का फिल्टर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें जी, ये तो नॉर्मल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पे हमने कहा कि ग्लूकोज का फिल्टर लोड जो है 125 mg पर मिनट है। अगर ब्लड प्लाज्मा का ग्लूकोज अगर हम डबल कर दें, फॉर एग्जांपल वो 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हो गया, या जिस तरह से डायबिटीज़ के केस में 300 mg या इवन इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो हम इन दो वैल्यूज़ पे जो है फ़िल्टर लोड देखते हैं जी। देखें जी, हमने इस वैल्यू को जो है फ़िल्टर लोड में, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन और GFR का प्रोडक्ट होता है, इन वैल्यूज़ को इंसर्ट किया तो हमारे पास फ़िल्टर लोड आया 2 mg पर 250 mg पर मिनट। और जो इस केस में जो हमारे पास फ़िल्टर लोड आया है वो 375 mg पर मिनट। यानी जब ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ग्लूकोज में ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है और हमने GFR को कांस्टेंट रखा है तो फ़िल्टर लोड बड़ा है। तो इससे हमें पता ये चला कि फ़िल्टर्ड लोड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। filtered load is directly proportional to the plasma concentration of a substance if GFR is kept constant। यानी filtered जितनी ज़्यादा प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा फिल्टर लोड होगा अगर GFR कांस्टेंट हो। अब हम रीनल थ्रेशोल्ड की बात करेंगे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एट विच tubular maximum is reached and substance first starts to appear in urine। रीनल थ्रेशोल्ड किसी भी सब्सटेंस की ब्लड प्लाज्मा में वो कंसंट्रेशन होती है जिस पे जो है ट्यूबुलर मैक्सिमम अचीव हो जाए और फिर उसके बाद वो सब्सटेंस यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाए। तो अभी रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज जो है वो 375 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड है। यानी हमने कहा है ना कि रीनल थ्रेशोल्ड उस सब्सटेंस की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, तो ये वो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की कि जिस पे ट्यूबुलर मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। और इसके बाद अगर ग्लूकोज बढ़ता है प्लाज्मा में तो ऑब्वियसली इसका जो फिल्टर्ड लोड होगा, ठीक है, वो जो है क्योंकि ट्यूबुलर मैक्सिमम अचीव हो चुका है तो इसके बाद की जो अमाउंट होगी वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये रीनल थ्रेशोल्ड है, ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन रेट है ग्लूकोज का। इससे ज़्यादा फिर रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की नहीं हो सकती क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन्स होंगे उनकी सेचुरेशन हो जाएगी। अब देखें जी, अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज 400 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हो गया है तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ गई, ये हमारे पास जो है GFR आ गया। अब फिल्टर लोड बन रहा है ये 500 mg पर मिनट। तो अब जो है इसमें से ये 375 ये तो Tmax है, ये तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो इन दोनों का डिफरेंस है यानी 125 mg ऑफ ग्लूकोज ये यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्यूबुलर मैक्सिमम, रीनल थ्रेशोल्ड और फिल्टर लोड, इनसे हम किसी भी सब्सटेंस का जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि वो किन वैल्यूज़ पे जो है यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जो रीनल थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ होती हैं ये एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा की जो है ब्लड प्लाज्मा में उस सब्सटेंस की मिकदार होती है। इससे ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस होगा फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सोडियम जो है ट्यूबुलर मैक्सिमम इसलिए क्योंकि उसके लिए भी कैरियर चैनल है, वो इसलिए नहीं शो करता क्योंकि एल्डोस अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन
डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप इंसर्ट हो जाते हैं, जो कि ग्लूकोज के लिए ऐसा नहीं हो सकता। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी ग्लूकोज को किडनीज रेगुलेट नहीं कर सकते। गो के एक बड़ी रेंज है ग्लूकोज की, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू जो है ग्लूकोज की वो जो है 100 mg/100 ml है, और ये 100 से ले कर 375 mg/100 ml तक, इस रेंज तक अगर जो है 100 से 375, ये एक बड़ी रेंज है। इस तक अगर ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज चेंज होता है तो ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट है, फ्यूल है बॉडी के लिए, वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जब इसे एक्सीड करेगी तो फिर टी मैक्स अचीव हो जाता है, फिर ये ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब यूरिया जी, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसकी 50% जो है, यहाँ पे 40% लिखा है, लेकिन इसका 50% रीअब्जॉर्प्शन होगी और 50% ये एक्सक्रीट आउट होगा, और इसकी पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो GFR है वो 125 ml होता है। एक्चुअली जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हैं, इसमें 67% वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इधर जो आपके पास जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का एंड पोर्शन होगा और आपके पास लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होगा, उसका जो डिसेंडिंग लिम जब स्टार्ट होगी, यानी जो टर्मिनल पोर्शन होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो इससे पहले पहले 67% वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी इधर जो फिल्ट्रेट हमारे पास जो बच जाएगा, ठीक है, वो होगा, क्योंकि 67% मीन्स 81 ml वो रीअब्जॉर्ब हो गया, तो 44 ml ऑफ फिल्ट्रेट। यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो जस्ट 44 ml ऑफ जो है वाटर होगा, क्योंकि 67% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, फिर जो है 15% लूप ऑफ एनले में रीअब्जॉर्प्शन होती है, और फिर जो है 20% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है। सिंपली जूँ जूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से आगे प्रोसीड करेगा तो काफ़ी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। यहाँ पे जो सल्यूट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते जाएंगे, उनकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो फिर वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ पैसिवली मूव करके रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनकी हो जाती है, और इसी तरह से ही इलेक्ट्रोलाइट्स अदर दैन सोडियम उनकी भी जो है अपनी अपनी कैरियर्स होंगे, उनसे वो भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मेजॉरिटी तकरीबन 80% वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब वाटर की जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और वाटर की जो है डिसेंडिंग लिम में भी लूप ऑफ एनले में वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और जो हमारे पास अनवांटेड वेस्ट हैं, जैसे कि हमारे पास ये यूरिया है, तो ये भी 50% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो क्रिएटिनिन वगैरह नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिल्कुल भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो आगे जो है टिब्यूल्स को क्रॉस करते हुए डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में जाएंगे, और फिर पेल्वस से होते हुए यूरेटर और फिर ब्लैडर में। तो होपफुली आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा, आपने एंजॉय किया होगा। काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।